जुनैद खान, मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, जाहिद रसूल भट्ट, अबू हनीफा, रियाजुद्दीन अली, जफर हुसैन और अयूब पंडित। ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, तकलीफदेह अंदाज में बढ़ती जाएगी। उस गणतंत्र में जहां इन दिनों केवल पीट पीट कर होने वाली हत्याएं ही सुर्खियों में हैं। विरोध होंगे, सकुचाते हुए और मौन, लेकिन विरोध की टैगलाइन नॉट इन माई नेम या मेरे नाम पर नहीं भी अनजाने में सुन्न हो चुके असहाय भाव को धोखा दे जाएगी। हम केवल खुद को दूर कर सकते हैं, खुद को दोषी मानने से इनकार कर सकते हैं। लगातार हो रही इस बर्बरता को हम रोक सकते हैं या नहीं, ये सवाल देश के बड़े तबके के मन में है और आज ही उसे स्वर दिया है राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने। और आज ही लंबी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी को याद करते हुए साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री ने तकलीफ और गुस्से का इजहार भी किया। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौभक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौभक्ति है? क्या ये गौरक्षा है? साबरमती आश्रम की पृष्ठभूमि, महात्मा गांधी और विनोबा भावे का संदर्भ और कातिलों की भीड़ पर टिप्पणी। अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। बल्लभगढ़ में ट्रेन की सीट के लिए एक युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अवार्ड लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से देश की नब्ज छूने की कोशिश की, मगर विपक्ष इस मुद्दे को छू लेने भर से संतुष्ट होता नहीं दिखता। It is RSS and Sangh Parivar outfits, and the Prime Minister must be knowing all these things. But what action he is going to suggest, and how he is going to uphold the Constitution, how he is going to uphold the secular democratic values of our society, and he must direct his BJP-ruled state governments. विपक्ष के इस आरोप का आधार भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो पिछले साल अगस्त में गोरक्षकों को बाकायदा लताड़ा था। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। प्रधानमंत्री की इस झड़की के बाद भी भीड़ के हाथों हत्या की कम से कम आधा दर्जन वारदात हुई, जिनमें से ज्यादातर के तार गोरक्षा से जुड़ते हैं। इसलिए विपक्ष इस बार भी जुबानी जमा खर्च का इल्जाम लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को वॉक द टॉक करना पड़ेगा, और मेरा मानना यह है कि जमीन पर कुछ असर होने वाला नहीं है जब तक हमारे मुल्क में इंसान की जान की कीमत 1 जनवरी से कम होगी। ये वाकयात होते रहेंगे। करने वाले भी तो उन्हीं के हैं, तो अगर वो कहते हैं, दृढ़तापूर्वक कहते हैं और सही में कहते हैं, तो ये तो रुक गया होता। लेकिन लगता ये है कि हम कहते जाएं, तुम करते जाओ, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ लेना है। सवाल उठता है कि क्या वाकई भीड़ के दिमाग में एक खास राजनीतिक या धार्मिक सोच काम कर रही है और निशाने पर कुछ खास वर्ग और संप्रदाय के लोग हैं। भीड़ के हाथों हत्या की कई घटनाएं उस पैटर्न से अलग भी हैं जिसको लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया जाता है। तो क्या भारत में सामान्य तौर पर भीड़ के इंसाफ की प्रवृत्ति बढ़ रही है? कहीं गोरक्षा तो कहीं किसी और बहाने से उन्मादी हो रहे लोगों पर क्या प्रधानमंत्री की बातों का कोई असर होगा? आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की नसीहत से गोरक्षकों की हिंसा रुकेगी? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम जहाँ गोरक्षक कह रहे हैं वो
जरूरी नहीं है कि आप उसे गोरक्षक के तौर पे देखें। ये फर्जी गोरक्षक भी हो सकते हैं, ये गोरक्षा के नाम पर हंगामा करने वाले कोई लोग भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं दो, शेष नारायण सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे सोशल एक्टिविस्ट विजय प्रताप हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना शर्मा इस चर्चा में हमारे साथ हैं। शुरुआती टिप्पणी के लिए हमारे पास 90 सेकंड का वक्त होता है। आप सभी से आग्रह है कि 90 सेकंड में अपनी पहली ओपनिंग रिमार्क खत्म करें और उसके बाद जब हम बहस खोलेंगे तब एक दूसरे की बातों पर जवाब दें। शुरुआती टिप्पणी में किसी को न रोकें तो अच्छा रहेगा। मुन्ना शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो क्योंकि ये चर्चा बार बार इसमें गोरक्षक का नाम आता है, इस पे आप सवाल उठाएंगे, इसलिए मैं पहले कह दूं कि कोई आदमी गौ सेवा कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है, इस पे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गाय के नाम पर इंसानों की हत्या करने वालों पर तो सवाल उठ रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बहुत साफ शब्दों में उठाए हैं। आपको लगता है इससे इस तरह की हो रही जो स्पोरेडिक घटनाएं थी वो रुक जाएंगी, या अब आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कोई सवाल उठाना चाहेंगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का बार बार जो वक्तव्य आ रहा है गौरक्षकों के बारे में, इस तरह के वक्तव्यों से इस प्रकार की जो हिंसा है वो रुकने वाली नहीं है, ये और तेज होगी। क्योंकि इस तरह के वक्तव्यों से जो गौ हत्यारे हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है और गौ हत्याएं बढ़ रही है। गौ रक्षक कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा है, गौ रक्षक केवल गौ रक्षा का काम कर रहा है। और अगर कोई गौ हत्यारा गौ माता की हत्या करने के लिए ले जा रहा है, गाय की हत्या कर रहा है, तो गौ रक्षकों का कर्तव्य है कि उसको रोके। और अगर उसको रोकने के क्रम में अगर गौ हत्यारों द्वारा हमला किया जाता है तो क्या कोई ये चुप बैठेगा? क्या कोई आत्मरक्षार्थ कुछ बचने का उपाय नहीं करेगा? कोई कार्रवाई नहीं करेगा? वही हो रहा है यहाँ पर। गौ हत्यारों के द्वारा गौ रक्षकों पर हमले किए जा रहे हैं और आत्मरक्षार्थ कुछ एक दो घटनाएं हो जाती है जिसमें गौ हत्यारे मारे जाते हैं। अब जो फरीदाबाद की जो पलवल की घटना जो है, जिसमें ट्रेन पर वो हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं, तो बेवजह गौ रक्षकों को उस हत्या से जोड़ दिया जा रहा है जबरदस्ती और गौ रक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि उसमें गौ रक्षकों का कोई रोल है ही नहीं। वो तो सीट को लेकर के झगड़ा हुआ और कुछ अखबारों में आया है कि महिलाओं को छेड़ने के कारण लोगों ने विरोध किया और झगड़े हुए और मारपीट हुई, लेकिन गौ रक्षकों को बदनाम करने के लिए उस झगड़े का भी गौ रक्षकों से जोड़ दिया गया। तो गौ रक्षकों को केवल बदनाम किया जा रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप बार बार ये आह्वान क्या करते हैं? आपकी तो सरकार है, आप इसकी जांच कराएं कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं तो मानता हूं कि इसमें कुछ हद तक प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं कड़ा कानून बनाऊंगा गौ हत्या को रोकने के लिए। लेकिन 3 साल हो जाने के बाद भी आज तक कोई कानून इन्होंने बनाया नहीं। गौ हत्याएं हो रही है, जिस राज्य में उस पर बैन भी है गौ हत्या पर, वहां भी गौ हत्याएं हो रही है। जी मुन्ना शर्मा जी, हिंदू करे क्या ये बताइए? गौ माता की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं इन पे आगे चर्चा होगी। एक आपने 2 बातें दो चीजें कही कि एक गोरक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, दूसरा कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको गोरक्षा से जोड़ दिया जा रहा है जबकि उनका उससे कोई संबंध नहीं है, बदनाम किया जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हुआ है, जो घटनाएं हैं जिनका जिक्र हो रहा है और जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है, उसके बाद और मुन्ना शर्मा ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उसके बाद आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने आज जो कहा उसका ग्राउंड पर कोई असर नजर आएगा या ये बयान सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा? आलोक जी, मुझे लगता है कि जमीन पर असर नजर आएगा या नजर दिखाना अब शायद प्रधानमंत्री के खुद की साख बचाने के लिए भी जरूरी हो गया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें और अभी जिस तरह से एक भीड़ तंत्र का बढ़ना
वो पता नहीं, शायद सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हुआ, मीडिया के एग्रेशन की वजह से ज्यादा हुआ, या ओवरऑल सचमुच ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जहां भीड़ किसी को पीट पीट कर मार डालती है, वो गौरक्षा के नाम पर हो, ट्रेन में सीट के नाम पर हो, या श्रीनगर में अयूब पंडित को वहां के लोग निकलकर सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो पुलिस का आदमी है, भारत के सरकार के जो हित हैं उनकी संरक्षा कर रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री सिर्फ गौरक्षा के नाम पर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार उनको अब ठीक से बोलने की जरूरत है, एक बार बात करने की जरूरत है कि इस देश में भीड़ तंत्र की वजह से जो देश के अलग अलग हिस्सों में हत्याएं हो जा रही हैं, और वो भीड़ तंत्र कितनी खतरनाक है, कितना ज्यादा खतरनाक है कि सोहा अली खान अगर गुलाबी रंग की साड़ी पहन लेती हैं तो उनको भी कह देते हैं कि अब ये अन इस्लामिक हो गया। तो कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमान के जो एक डिवीजन की कोशिश बढ़ रही है, उसको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि ग्राउंड पर सिर्फ गौरक्षा नहीं है, ग्राउंड पर बड़े मसले हैं, और वो बड़े मसले ये हैं कि क्या हिंदू और मुसलमान के बीच की होने वाली हर घटना को, जिसमें किसी की जान जाए या जान जाने से पहले ही कोई बड़ी दुर्घटना रोक ली जाए, क्या सरकारों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी की चूंकि बड़ी ज्यादा इलाके में सरकार है केंद्र से लेकर राज्यों तक, उनको जरूरी हो जाता है कि देश की संप्रभुता के लिए लोगों को आसानी से उनको लगे कि हम भय के माहौल में नहीं जी रहे हैं, एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए और उसके लिहाज से कुछ काम होता हुआ दिखना चाहिए। जी, आपका कहना है काम, जमीन पे काम दिखने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये बयान काफी हो चुके हैं। विजय प्रताप जी, आप जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको अगर आप किसी तार में जोड़ सकें, और मैं नहीं कह रहा हूं जहां सिर्फ अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं उन घटनाओं को जोड़ा जाए, जिस तरह भी भीड़ का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, या भीड़ के अंदर जिस तरह गुस्सा जागृत हो रहा है, इतना गुस्सा कि लोग पीट पीट कर आदमी को मार देते हैं एक जानवर की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, भले ही आप उसको अपनी माता मानते हो, उसके लिए आप एक इंसान की जान ले लेते हैं। ये प्रवृत्ति जिस अंदाज में बढ़ रही है, ये कहां ले जा रही है हमें, और इसकी मूल वजह क्या लगती है? देखिए, गोलमोल बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो अभी का सत्ता प्रतिष्ठान है उसने योजना पूर्वक हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करने की कोशिश की है। मुसलमान को ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उसने ये आम हिंदू को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदू के नाते मुसलमानों से गौ हत्या, गौकशी का जो खतरा है उसको रोकने की जिम्मेवारी आपकी है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा, जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है। जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं वो जानते हैं। दिल्ली का मैं आपको बताऊं, मौजपुर में, बिहार के चुनाव का मैं आपको बताऊं, सीमांचल में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम आबादी में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं को पोलराइज किया जा सकता है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है, वहाँ पे ऐसे प्रचार के तरीके अपनाए गए हैं कि ये आप गौ हत्यारों को वोट देंगे, जिसमें मुसलमान का चित्र दिखाया जाता है, दाढ़ी वाले का चित्र दिखाया जाता है, और या आप गौ रक्षकों को वोट देंगे। तो ये पूरा एक योजना पूर्वक हो रहा है और इसको कोई भी रोकना नहीं चाहता, क्योंकि ये कुछ जो बयान आ रहे हैं शीर्ष से वो लगभग वैसे ही हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वास्तविक जीवन में आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, आप हमारे घर का पानी नहीं पी सकते, आप बेटी नहीं ब्याह सकते। तो ये उसी तरह के ढोंगपूर्ण बयान हैं, क्योंकि 1 साल पहले जो बयान दिया गया था उसके बाद कितनी हत्याएं हुई हैं। कुल जो हत्याएं हुई हैं उनमें 97% केसेस मुस्लिम के हुए हैं और गांधी जी के नाम पे दिया जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्या मोदी जी के पास रिसर्च करने वाले ठीक स्पीच राइटर भी नहीं हैं? गांधी जी ने क्या क्या कहा, हिंदू के नाते क्या धर्म है, क्या गौरक्षक उस धर्म को निभा रहे हैं गाय के प्रति? गाय को उन्होंने अंतिम व्यक्ति का सब ह्यूमन कंपैशन का प्रतीक माना है और गाय की जान बचाने के लिए मुसलमानों की जान तो दूर की बात है, हम एक कानून भी उन पे नहीं लाद सकते। हम अपने धर्म में जो हमसे अपेक्षा है
उसको मुसलमानों पे नहीं लाद सकते। ये एक बार नहीं, अनेक बार गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और ये सरकार और इस सरकार का नेतृत्व उससे उल्टी दिशा में जा रहा है। एजेंडा क्लियर है। हम अपने आप में अपने को भ्रम में रखें बीच बीच में ऐसे बयानों के कारण, तो वो हमारी मर्जी है। जी जफर इस्लाम साहब, ये बात गंभीर हो गई है और दोनों तरफ से। मुन्ना शर्मा भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टे हालात खराब होंगे। और विजय प्रताप जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि एक डिजाइन के तहत काम हो रहा है और ये बयान सिर्फ दिखाने के लिए कॉस्मेटिक बयानबाजी है। और ये क्यों ना कहें, प्रधानमंत्री के बयान के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी घटनाएं होती रहती हैं और उनमें से किसी में कोई निर्णायक कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि इतनी मजबूत सरकार चाहे और ये गुंडागर्दी बंद ना हो। आलोक जी, पहले तो मैं शुरुआत में थोड़ी आपत्ति आपसे मैं कहूंगा कि आपके जो इनिशियल रिमार्क्स थे, ओपनिंग रिमार्क्स थे, जिस तरह से आपने सिर्फ एक समुदाय के लोगों का नाम लिया, वो कहीं ना कहीं एक डिविसिव मैंने बताया उस समय जफर भाई, आपने सुना होगा कि वो जो बातें लोगों के मन में हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, मैं सफाई दे दूं क्योंकि आपने सवाल उठा दिया है तो मैं साफ कर दूं कि वो आज प्रताप भानु मेहता का एक लेख है, उसकी ओपनिंग लाइंस हैं वो, जो मैंने वहां पे बताया भी कि वो उन्होंने आज उस की को, तो इसलिए मैं वहां नामों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने कहा कि मुसलमान के साथ हो, हिंदू के साथ हो, या किसी के भी साथ हो, हम मॉब लिंचिंग की मानसिकता को एक तरफ से देख रहे हैं। लेकिन विजय प्रताप जिस तरह सवाल उठा रहे हैं वो तो एक डिजाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसमें तो नाम फिर सिर्फ मुसलमानों के ही बचते हैं। देखिए, मैं जो शर्मा जी हैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारी पार्टी का लाइन बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, स्टर्न मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि जो लोग अब हाथ में अपने लॉ को, कानून को लेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये ऐसा ही होने वाला है आगे। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक जो है गौ रक्षक है, जो गौ की सेवा का भाव रखते हैं, वो कभी वायलेंस नहीं कर सकते। हमें मालूम है वायलेंस नहीं करेंगे। उनका जो है भाव है सिर्फ गौ रक्षा में, और वो उस तरह से ही पेश आते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं जो कि मास्क पहन लेते हैं, अलग अलग पार्टी से होते हैं, मास्क पहन लेते हैं, अपोजिशन पार्टीज के होते हैं, और वो सरकार को बदनाम करने के लिए और कई ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए वो मास्क पहनते हैं। गुंडा एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, और वो उनका काम ही है इस तरह के काम करने के लिए, और लिंच करना और लूटपाट करना और इस तरह के किलिंग करना। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, गौ रक्षक होते, उनको कहीं दिख रहा है कि तस्करी हो रही है, बिल्कुल इसको रिपोर्ट करे पुलिस को, और तस्करी को रुकना चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए। गौ हत्या रुकनी चाहिए, हर हालत में रुकनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में ले ले, ये चीज बिल्कुल हमारी पार्टी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि इस चीज को नहीं टॉलरेट किया जाएगा। मुन्ना शर्मा जी जो कह रहे हैं उनमें कुछ बातों में सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे उनको सबसे पहले जो लोग मरे हैं, चाहे किसी समुदाय के हों, वो इंसान है, और इंसान के मरने पर उसके कहीं ना कहीं संवेदना प्रकट करनी चाहिए, ना कि ये कि पहले कौ है, पहले ये है, और अलग अलग बातें करनी चाहिए। देखिए, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी घर का हो, परिवार का, अगर कोई आदमी अपना इस तरह के लोगों को से लिंच किया जाता है तो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। और खास के इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्शनिस्ट लोग हैं, वो मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उस तरह की सेवा भाव रखते हैं, वो इस तरह की कभी भी जो है हिंसा नहीं करते हैं, वो अहिंसा में बिलीव करते हैं। तो पहले आप उसको कंडेम कीजिए कि जो लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो उनको सख्त सजा देनी चाहिए। और हाँ, जो लोग तस्करी कर रहे हैं उनको भी साथ साथ सख्त सजा देनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री ने कहा है, और उसी पर हम बिल्कुल इस तरह के आगे जाने वाले दिनों में आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट मिनिस्ट्री बहुत स्विफ्टली एक्ट करेगी। और इसी तरह देखिए, जिस तरह से हरियाणा में हुआ, या फिर झारखंड में, या फिर आप देखिए राजस्थान में, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको हवालात में लिया गया है। कानून अपना काम करेंगे, लेकिन उन पे सख्त जो कानून
के दायरे में सजा दी जा सकती है उसकी पेशकश सरकार करेगी। जी, आप ये भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन साथ में आपने एक दूसरी बात कह दी कि ये कुछ अपोजिशन के लोग हो सकते हैं जो इस लिंचिंग में शामिल हैं, जिन्होंने मास्क लगा रखा है। सवाल मैंने पहले भी पूछा था और मैं वापस लौटूंगा, लेकिन अभी हम संजय झा के पास चलते हैं, एक टिप्पणी उनकी ले लें कि अगर ये अपोजिशन के लोग हैं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो ये सरकार उनको पकड़ के उनको सजा क्यों नहीं दिला रही है? और संजय झा, आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हैं, स्वतः स्फूर्त घटनाएं हैं, या इनके पीछे कोई डिजाइन है? आलोक जी, देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2014 के चुनाव के बीच में बड़ी विचित्र बात है कि आज अचानक मोदी जी को गांधी जी याद आ गए हैं। लेकिन 2014 के चुनाव के अभियान के बीच में मोदी जी ने कहा था पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, और वो सब जानते हैं कि उनका इशारा कहाँ था। आज उसी का आप नतीजा देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी अकस में उनको लगा है कि देश में एक मसला है, इसके बारे में तो महीनों से, सालों से चर्चा हो रही है। दादरी में मोहम्मद अखलक की कत्ल सितंबर 2015 में हुई थी। एक साल पहले मोदी जी ने आश्वासन दिया सारे देश को कि 80% गौ रक्षक गैर कानूनी काम करते हैं। तो आपने क्या जब पहलू खान का बेरहमी के साथ कत्ल हुआ तो उसके बाद मोदी जी के बड़े ही एक वरिष्ठ मंत्री संसद में कहते हैं नहीं वो तो हुआ ही नहीं। तो देखिए, सच्चाई आज भी मोदी जी के भाषण के बाद झारखंड में एक शख्स, उनका नाम शायद असगर अंसारी है, उनकी मौत हुई है, फिर वही गौ रक्षकों ने किया है। तो देखिए, ये एक तरीके से इस बात को समझें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल आरएसएस के इशारे पे चलती है, और ये राजनीतिक सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कठोर है लेकिन ये सच है कि यहाँ पर सांप्रदायिक तापमान बढ़ाना ये इनका एक राजनीतिक एक रणनीति है। और इसको ये देखिए, एक इंसिडेंट, दो इंसिडेंट, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स लगातार होते रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अल्पसंख्यकों पर जितना आप हमला करें, उनको डराएं, तो इनको लगता है कि इनको कोई चुनावी लाभ मिलेगा। देखिए, यही सच्चाई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 दिन पहले कहा कि ये कानून व्यवस्था का एक मसला है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, ये कानून व्यवस्था का ये मसला नहीं है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा का लड़ाई है। जी, शेष नारायण सिंह जी, आपने इतनी बातें सुनी, एक सवाल उठता है मन में, कोई आदमी विपक्ष में हो, कोई पार्टी, कोई संगठन सरकार न चला रहा हो, तब इस तरह की घटनाएं करे तो उसको राजनीतिक लाभ होता है। राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग, और तब जबकि देश के बड़े हिस्से पर उनकी सरकार कायम हो चुकी हो, उनको इस तरह की घटनाओं से कैसे लाभ हो सकता है? क्या इस तरह की घटनाएं दरअसल सरकार की साख को और सरकार के भविष्य को खतरे में नहीं डाल रही हैं? सरकार की साख और सरकार का इकबाल, आलोक जी, सरकार की साख तो सरकार वाले जाने, लेकिन अगर सरकार का इकबाल खत्म होता है तो ये बहुत बुरा होगा देश के लिए। और मोदी जी के कहने के बाद भी, आज 1 साल पहले कहा था, उसके बाद तो और तेज हो गया था। और ये जो कुछ घटनाएं सोशल मीडिया से, या कुछ तस्वीरें, या कुछ अभी आत्मरक्षा में हम देख रहे थे, 5 लोग एक आदमी को पटक पटक के मार रहे थे, जो आपके गौरक्षक श्रीमान जी बैठे हैं, ये कह रहे थे कि वो आत्मरक्षा में मारते हैं। तो अगर इस तरह से आत्मरक्षा में मारने की प्रवृत्ति को, और एक दूसरी बात, अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि उनको सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सजा नहीं देनी चाहिए, सजा की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हुकूमत का लॉ कानून का जलवा इतना बड़ा बुलंद होना चाहिए कि डिटरेंट होना चाहिए, कि किसी की हिम्मत ही न पड़े कि वो अराजकता फैलाए। देखिए, ये किसी मुसलमान को मार डालने का, किसी गाय वाले को मार डालने का ये कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ एनेक्डोट्स बताऊंगा, इन लोगों के बातों में पढ़ना नहीं चाहता, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बात कहती हैं। अभी हम जब अपने गांव जा रहे थे तो वहां पे हमारा ड्राइवर एक मुसलमान लड़का था, और वो गले में वही जो अंगोछा डाल के अपनी तरफ यूपी में लोग घूम रहे हैं, वो डाले हुए था। हमने कहा तुमने क्यों डाल रखा? क्या भैया जब दौड़ के आते हैं तो इसको देख के थोड़ा रुक जाते हैं। तो माहौल इतना खराब है, और गाय ही इशू नहीं है। मेरे घर में गाय हटा दी गई है इस डर के मारे कि अगर गाय बीमार होकर भी मर गई तो जो आप देख रहे हैं, जो हश्र हो रहा है,
तमाम जिलों में, एक का नाम किसका लें। और इसलिए आज स्थिति यह है कि गाय पालना खतरे का सौदा हो गया है गांव के आदमी के लिए। गाय कम खाती है, गाय हटा के लोग भैंस पाल रहे हैं केवल इसलिए कि अगर भैंस मर जाएगी तो खतरा उतना नहीं होगा। तो सवाल ये नहीं है कि कौन मारा जा रहा है, कौन किसको सजा देगा, कौन किसको नहीं मारेगा। और अभी आपके गौरक्षक जी ने कहा, मैं तो सन्न हो गया हूं, मैं लगभग मतलब एकदम सन्नाटे में हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तो और भी हालात बिगड़ेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री के इतने गंभीर, इतने इमोशनल अपील के बाद भी हालात बिगड़ते हैं तो ये तो हमारे एज ए नेशन डू करने की बात है। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक शब्द अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उसको तुरंत लागू नहीं करती हैं तो इतने क्लियर मेजॉरिटी से आए हुए प्रधानमंत्री और देश के लिए, अब विजय भैया ने कुछ कहा और श्री संजय झा ने कुछ कहा, उन बातों को जाने दीजिए। आज एक रियलिटी ये है कि मोदी, श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में अराजकता का निजाम न आवे इसकी टोटल जिम्मेवारी उनकी और उनके कैबिनेट की और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की है। और उसको बनाने के लिए अगर उनकी बात को उन्हीं के लोग अगर नजरअंदाज करते हैं, अगर, और एक बात समझ लीजिए कि अब गुंडों के हाथ में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी सौंप देंगे, थाने के लेवल पे, गांव के लेवल पर बदमाशी करने की फ्रीडम दे देंगे, किसी आदमी को गाय के नाम पे 10-20 हजार रुपया झटकने की फ्रीडम अगर आप दे देंगे तो मामला कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। मेरी चिंता यह है कि जो हुकूमत का इकबाल है वो बुलंद होना चाहिए। वो चाहे जो, आइए मेरे हाथ में किताब है, मैं आपको दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू चिट्ठियां लिखते थे अपने मुख्यमंत्रियों को हर हफ्ते, और इन चिट्ठियों में जो लिखा जाता था उन चिट्ठियों में वो चिट्ठियां बाकायदा लॉ हो जाती थी। तो हुकूमत का इकबाल चाहिए। नरेंद्र मोदी से हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हम उनसे बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज अगर उनकी बात को नजरअंदाज करने की किसी भी गौरक्षक की या किसी भी गौरक्षा के नाम पे वसूली करने वालों की, रैंसम कलेक्टर की हिम्मत पड़ती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जी। ये सवाल सीधा जा रहा है और सैयद जफर इस्लाम इसका सीधा जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर लीडर के लिए, जिनके साथ ये शक शुबा नहीं है कि उनकी बात कोई सुनता है या नहीं सुनता है, उन्हें कोई फैसला करने से पहले किसी से पूछना पड़ता है क्या, वो पूरी तरह से इस देश के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं जिनका इकबाल, जैसा शेष नारायण सिंह कह रहे हैं, वैसा होना चाहिए। फिर उस इकबाल का मुजाहिरा क्यों नहीं हो रहा है, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? वो आलोक जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल भी इस बात को कहा था और आज उन्होंने बड़े सख्ती से कहा है और कहा है कि इस तरह के लोग जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और गौरक्षक का मुखौटा पहन के इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, उनको किसी तरह से एक सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। और इसलिए मुझे ये कहना है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका संज्ञान हर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, हर स्टेट गवर्नमेंट ने, देश में जितने भी स्टेट है सब ने लिया, संज्ञान में लिया है। और जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से एक्शन लेगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक है जो कि समझना पड़ेगा कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं, जैसे अभी उन्होंने मुन्ना शर्मा जी ने कहा, मुन्ना शर्मा जी को इस चीज का डिस्टिंक्शन करना चाहिए कि देखिए गौरक्षक, उससे किसी को दिक्कत नहीं है, एक अच्छे गौरक्षक से नहीं, ये बात देखिए, ये बात जफर साहब वहीं जा रही है। आपने पिछली बार जो बात कही है बात आप वही कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि साल भर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कह दी और बहुत कड़ाई से कही, उसके एक साल बाद हमें फिर वही चर्चा करने की नौबत आ रही है, ऐसा क्यों है? संजय झा कुछ कहना चाहते हैं। संजय झा पहले आप बोल दें, उसके बाद विजय प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं। मुन्ना शर्मा जी, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। गौ हत्या पर रोक लगा दी संजय झा, अगर गौ हत्या को रोकने के लिए कड़ा कानून बन जाता तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ती? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 60 साल में न तो कांग्रेस कोई कानून ला पाया और ये 3 वर्षों में न तो मोदी जी की सरकार ने कानून लाया गौ हत्या। तो कानून इनसे पूछ के बनेगा आलोक जी। गौ हत्या हो रही है, कानून संसद बनाएगी, बीजेपी का बहुमत वो बनाएगी, इनसे पूछ के बनाएगी।
और ये क्या धमकी दे रहे हैं कि कानून अगर नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है मुन्ना शर्मा जी, कानून आज की तारीख में देश में जो कानून है वो चलेगा, या कानून जिसकी मर्जी हो अपने अपने कानून लेके हम लोग सड़क पे निकलेंगे और जिसकी जो मर्जी होगी वो अपना कानून चलाएगा। ऐसे तो सरकार का इकबाल नहीं हो सकता। मैं संजय झा आप कुछ कहना चाहते हैं? गौरक्षा को, संजय झा गौरक्षा को ये मोदी जी के धमकाने से थोड़े रुक जाएगा। जी संजय झा, गाय की है रक्षा हम करेंगे। भाई थोड़ा सा ऑडियो कंट्रोल करिए, संजय झा की आवाज सुनने दीजिए। संजय झा जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आलोक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे राजनेता लोग, प्रधानमंत्री भी आके कहते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ऊना में जब बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक नफरत का एक जो पिक्चर दिखाया गया था, एक वीडियो देखा लोगों ने जहां पर दलितों को एक गाड़ी से बांधकर उनको पीटा गया। मालूम कीजिए कि गुजरात सरकार ने किसको क्या सजा दिया है। कुछ सजा नहीं हुई है आज तक। तो यही तो सच्चाई तो यही है। देखिए, बयानबाजी का वो वक्त खत्म हो चुका है। मैं तो समझता हूं कि मोदी जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, देश उनसे उम्मीदें रखती हैं। आप प्रधान सेवक हैं, लेकिन अंत में अब कितना, आप कब तक आप सिर्फ बयानबाजी और ये जो पूरा, मैं समझता हूं कि एक तरीके से एक बहाना हो चुका है कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, फिर अचानक मोदी जी आके कुछ कह देंगे, सब लोगों को लगेगा कि अब सब कुछ वातावरण बदलेगा, लेकिन होता तो कुछ है नहीं। तो जमीनी स्तर पर देखिए, अंत में जो आम आदमी को जो परेशानी होती है, मत दीजिए, 2012, 2013 और 2014 में देखिए। एक मिनट जफर भाई जरा बोलने दीजिए। आप ये क्यों आप बीच में टोकते हैं? ये क्या कहें? इसको आप क्यों बीच में टोकते? देखिए, मैं आपके साथ इस गंभीर विषय पर एक मछली बाजार नहीं होने दूंगा। आप दे रहे हैं, पहले आप जरा एक मिनट शांति रखिए। नहीं, लेकिन जफर साहब, ये आंकड़े आप कब तक गिनाएंगे? 3 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। 5 साल की सरकार होती है, उसके 3 साल हो चुके हैं। 3 साल बाद भी आप पिछली सरकार के आंकड़े गिनाएंगे तो ठीक बात नहीं है। इस वक्त तो इस सरकार के कामकाज की बात होनी चाहिए, और वो सरकार जो किसी बैसाखी पे नहीं खड़ी है, जो पूरे बहुमत के साथ आई हुई सरकार है। आलोक जी, ये जो सिर्फ देखिए, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट हम कर रहे हैं। हम सिर्फ जो चीज जरूरी है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर डिबेट कर रहे हैं। बीच में लोगों को टोकते हैं, बोलते हैं बड़ा रचनात्मक डिबेट है। संजय झा जी से हमारे सरकार की, जफर जी जरा एक मिनट, जरा तहजीब दिखाइए। नहीं, यही आप बताना दिखाना चाहता हूँ कि इनकी सरकार जब थी, आप लोग, ये आप मुझे बताइए ना, ये बात तो 60 साल से है। पिछले 60 साल से आपकी पार्टी या उससे पहले की पार्टी ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये गड़बड़ की, कांग्रेस पार्टी ने वो गड़बड़ की। अब वो वक्त कैसे, कितने समय तक आप ये कहते रहेंगे? अब मैं विजय प्रताप जी के पास चलूंगा, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। विजय जी, एक सवाल है। एक समय होता है जब समाज में बहुत दंगे होते थे, आपको याद होगा। अब ऐसा हो रहा है कि दंगे जैसी कोई घटनाओं की खबर नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह की एक आदमी को पीट कर मार डालने की घटना एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह ये होती जा रही है। ये किसी भीड़ की मानसिकता का हिस्सा है क्या? लोगों के मन में बहुत ऐसा जहर फैल गया है कि वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि घटनाएं ऐसी हों जो बहुत बड़ी खबर भी ना बने और एजेंडा भी चलता रहे? आलोक जी, मैं आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं दूंगा। आपके इस प्रोग्राम की बहुत प्रतिष्ठा है और ये माना जाता है कि आप सबको एक न्यायपूर्ण ढंग से मौका देते हैं और आपसी झगड़ा अवॉइड कराते हैं। ये अच्छी बात है आपके प्रोग्राम के बारे में। लेकिन आज जो हो रहे हैं प्रोग्राम, सिर्फ आपके चैनल पे नहीं, सब चैनल्स पे हो रहे हैं। उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो ग्रीन सिग्नल मिल गया राजनेता की ओर से, तो जो डरा हुआ मीडिया है वो भी आज इस पे बात करने को स्वतंत्र है। सब इस समय सब चैनल्स पे यही प्रोग्राम चल रहा है। इस बात को नोट करके इसके राजनीतिक निष्कर्ष आप निकालिए। दूसरी बात, आजादी के बाद मैं विजय जी आपको एक सेकंड के लिए टोकना चाहता हूं, क्योंकि मैं वापस आपको आप ही से सवाल पूछूंगा, लेकिन ये बात कहना पड़ेगा कि अभी 3 दिन पहले हमने इसी विषय पर चर्चा की है, और आज चर्चा करने का कारण है कि प्रधानमंत्री बोले हैं काफी लंबी चुप्पी के बाद। वो ये नहीं है कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है, कि इसकी अलग प्रतिष्ठा है। मैं अन्य तमाम चैनल्स की बात कर रहा हूँ। आलोक जी, आपके बारे में मैंने अपने शुरुआती वाक्य में ही कहा कि आप उस अपने को ना जोड़ें उससे। और भी
मतलब आपके अलावा भी कुछ चैनल और हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा और हैं जिन्होंने इस पे प्रोग्राम किए। मैं सब के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन आज जो अधिकांश चैनल कर रहे हैं वो पहले नहीं करते थे, ये मैं कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज़ादी के बाद पहली बार जो है आम नागरिकों ने कल सीधे सीधे कहा कि हम मुसलमानों को हमारे नाम पर मारा जाना, चिन्हित किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के तमाम बड़े नगरों में आम नागरिक की पहल पे ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, इस बात को नोट करना चाहिए। तीसरी बात, जो आपका सवाल है उसमें इस प्रोग्राम में मुन्ना जी जो बोल रहे हैं उससे कारण स्वयं स्पष्ट है, और जो भाजपा के माननीय प्रवक्ता बोल रहे हैं उससे भी स्पष्ट है कि वो राजनीतिक जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। कल बयान दिया, आज झारखंड में हत्या हो गई, तो अगर वास्तव में उनके शब्दों का कोई महत्व है तो क्या झारखंड के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? प्रधानमंत्री के बात का इतना ही वजन है जो इकबाल की बात कर रहे थे शेष नारायण जी, इससे वो आत्मघात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अगर अपना इकबाल खत्म करेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा, और क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी हैं तो उससे देश को भी नुकसान होगा। ये बात हमारे समझने की है। और क्या जिस तरह की पुलिस ने बयान दिया बल्लभगढ़ की घटना के बाद, पुलिस ऑफिसर ने कहा ये सब तो होता ही रहता है, उस पे वहां के गृह मंत्री ने कुछ कहा? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? वहां के मंत्री किस तरह के गैर जिम्मेवार, विज साहब के बयानों के पिछले विज साहब के बयानों की देखिए फहरिस्त उठा के हरियाणा के, किस तरह के वो सांप्रदायिक जहर से भरे हुए बयान देते हैं। तो इसलिए पहले चुनी हुई वैचारिक धारा से प्रेरित लोग दंगा कराते थे, अब ये पूरे समाज में उस जहर को फैला देना चाहते हैं, और जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही हैं। ये प्रश्न राजनीतिक है। आम जनता ने कल अपनी हुंकार लगाई है, लेकिन राजनीतिक दल बच के बोलते हैं, कैलकुलेट करके बोलते हैं, गणना करके बोलते हैं, वोट की राजनीति के फायदे नुकसान के हिसाब से बोलते हैं। ये मेरा तमाम गैर भाजपा राजनीतिक दलों पे आरोप है। जी विजय जी, आपने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ विपक्ष पे भी आरोप लगा दिया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो ये बात भी करेंगे कि सरकार अगर चाहे तो क्या ये गुंडागर्दी तुरंत बंद नहीं हो सकती है। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हम पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की नसीहत से गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा रुक जाएगी? आप अब भी हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके इस विषय में अपनी राय दे सकते हैं। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुन्ना शर्मा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि पिछले चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था या नहीं किया था? हमने समर्थन किया था, चूंकि इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे, जी, राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, परंतु अब कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, मैं धारा अब 370 जी मैंने ये इसलिए पूछा। अब मैं आगे आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप गौरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी आपने शेष नारायण जी को सुना, और दो तरह के डर इस वक्त समाज में पैदा हो रहे हैं। एक, मांस खाने वाले लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम किसी भी तरह का मीट न खाएं, मांस न खाएं, किसी भी तरह का मीट हमारे हाथ में हो और उसमें हमारे ऊपर छापा पड़ सकता है, कोई भीड़ आकर हमला कर सकती है कि भाई ये बीफ ले जा रहा है। और दूसरी तरफ जो शेष नारायण जी ने कहा कि गाय पालने से भी लोग डरने लगे हैं कि इस गाय को कुछ हो गया, जो अभी झारखंड में हुआ है कि घर के बाहर गाय मरी पाई गई, उस घर के लोगों को पीट पीट के मारा गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक तरह से जो लोग ये घटनाएं कर रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है, गौ सेवा करना, गौशाला चलाना एक अलग बात है, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर लोगों को मारने पीटने वाले लोग उल्टे गाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जो शेष नारायण जी जो बात कर रहे हैं उस बात में कोई सत्यता नहीं है।
लोग आराम से और बड़ी सेवा भाव से गाय रख रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, और जो मांस खाने वाले लोग हैं वो मांस भी खा रहे हैं। किसी प्रकार का ना तो डर है ना कोई भय है। लेकिन कुछ तथाकथित देखिए हिम्मत वाले लोग तो बिना लाइसेंस के हथियार लेके भी घूम रहे हैं। अफवाह इसमें फैला रहे हैं, इसमें अफवाह फैला रहे हैं। ये गौ रक्षा का काम और गौ सेवा का काम बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं। परंतु तो आप मोदी जी की भी नहीं सुनेंगे? जो मोदी जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सुनने लायक नसीहत या सलाह नहीं है? देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की बात को सब सुनेगा, लेकिन मोदी जी को जो मूल बात है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर मंथन करना चाहिए। उस पर पूरी सरकार को और विपक्ष को भी मंथन करना चाहिए कि आखिर गौ हत्या रुक क्यों नहीं रही है, गौ हत्या क्यों हो रही है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि न तो सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहता है और न ही विपक्ष रोकना चाहता है। सरकार और विपक्ष सब लोग मिलके, सारी राजनीतिक पार्टियां मिल करके देश के माहौल को बिगाड़ रहा है और आपस में लोगों को बांट रहा है। जिसका जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को पकड़ के रखना चाह रहा है, वो निकले नहीं, इसलिए लोगों को लड़ाया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं उसके कारण बढ़ रही है। अगर गौ हत्या को रोक दिया जाए तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की कोई भी घटना इस देश में होगी नहीं। जी, संजय झा जी, जो मुन्ना शर्मा कह रहे हैं इसमें जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी से निराश हैं। वो उन्हें जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई इनकी, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने और विजय प्रताप जी ने विपक्ष की पार्टियों पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आपको उसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में सरकार चलाई है और अब उस पर यह जिम्मेदारी भी है कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप भी इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, उसका जवाब आप क्या देंगे? नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आलोक जी यही कहूंगा कि देखिए, जिनका विचारधारा बिल्कुल कट्टरपंथी हो उन्हीं को इस धार्मिक ध्रुवीकरण से उन्हीं को लाभ होता है। कांग्रेस पार्टी, हम लोग तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, तो हम लोग जब एक तरीके से आप देखेंगे जब भी वातावरण बिल्कुल एक तरीके से कट्टरपंथी होता है, जहां पर विचारधारा में लोग और सांप्रदायिक, जरा एक मुन्ना जी जरा बीच में मत टोकिए। आपके साथ में बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं आलोक जी से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा हूं। मैं मुन्ना जी, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं आलोक जी से बात कर रहा हूं। जी मुन्ना जी, उनको बोलने दीजिए, उनकी बात सुन लें, उसके बाद वक्त मिलेगा। अरे पहले सुनिए, बाकी लोगों को सुना कीजिए। को अपने पास रखने के लिए संजय जी आप बताएं। अरे मुन्ना जी जरा सुना कीजिए बाकी लोगों को। हाँ, लेकिन एक आरोप वो लगा रहे हैं, कांग्रेस पर यह आरोप भी लंबे समय तक लगता रहा है। मुन्ना जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, जरा चुप रहिए 2 मिनट। देश को माहौल को ठीक करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। एक आलोक जी जरा इनको रोका जाए। अभी तो किसी को आप बोले, संजय जी आप बोले। आलोक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अब आप देखिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गौ हत्याओं के लेकर यदि किसको पकड़ा गया तो कानून ऐसा बनाया है गुजरात में कि उसको उम्र कैद मिलेगी। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं यदि मुझे ऐसा कोई भी हादसा मेरे सामने आएगा तो मैं उसको गले से उसको फांसी में लटका दूंगा। अब ऐसी भाषा का उपयोग एक तरीके से क्या राजनीतिक संदेश है? वो कह रहे हैं हमारे जो बहुसंख्यक हो कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए गाय एक बहुत एक नाजुक विषय है, यह सब जानते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं जानता हूं इसके बारे में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आलोक जी, और दुनिया समझ रही है ये खेल। यहाँ अल्पसंख्यकों को कमजोर करें, धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाएं, सांप्रदायिक तापमान को और उत्तेजित करें। और मोदी जी चाहे कुछ भी कह लें, सच्चाई क्या है? क्या कब्रिस्तान और शमशान का भाषण उत्तर प्रदेश में किसने कहा था? वो तो मोदी जी ने खुद कहा था। देखिए यहाँ पर ये ढोंगी राजनीति, ये पाखंडी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, एक समय मोदी जी ये कहेंगे, लेकिन मोदी जी के मंत्री जब महेश शर्मा जाते हैं दादरी में और भारत का तिरंगा
उन पर जाना जाता है जिन पर दागगिरी हत्या का जो आरोपी है। जी संजय जी, ये आप वहां ले आए, आप वापस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का मामला उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि विपक्ष अपनी भूमिका कितनी निभा रहा है। जो विजय प्रताप जी ने सवाल उठाया कि अगर इतना अंधेर चल रहा है, अगर सरकार इतना अंधेरगर्दी कर रही है जिसमें हर चीज पर सवाल उठाने की गुंजाइश है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जमीन पर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? ऐसी नौबत क्यों आती है कि जनता के बीच में से लोग खड़े होते हैं और वो नॉट इन माई नेम जैसा एक हैशटैग लेके कैंपेन खड़ा करते हैं? वो कैंपेन कैसा है, इस पे अलग से सवाल हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन करने की स्थिति में, राजनीतिक विरोध दर्ज कराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही हैं। जहां प्रतीक के नाम पर विरोध होना है, वहां भी उनमें आपस में फूट दिख रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप आज की राजनीति को अगर इस संदर्भ में देखें और उसके साथ जो मोदी जी ने आज कहा है, उसका असर जमीन पर होगा या नहीं होगा, ये इस सवाल को लगातार पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब देखना तो लोग ये चाहते हैं कि उसका असर हो, लेकिन उस असर के होने न होने के पीछे क्या कारण है जो उसके होने न होने का फैसला करेंगे, वो देखना भी जरूरी है। आलोक जी, ये सवाल चूंकि आपने जो ये हम लोगों ने शुरू किया, तो आपने जो सवाल किया क्या सरकार चाहे तो गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, तो इसका जवाब तो सिर्फ एक लाइन में है कि बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें, और जो विजय प्रताप जी ने कहा और शेष नारायण जी ने कहा, और जो हम सारे लोगों की बातचीत में एक बात निकल के आ रही है, और चूंकि कल मैं संयोग से नॉट इन माई नेम की जो कैंपेन है उस पर दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं भी था, और 15 मिनट के बाद बड़ी निराशा के साथ वहां से मैं निकल के गया। जो लिंचिंग मैप ऑफ इंडिया लगाया गया है उसमें जम्मू से लेकर और देश के निचले हिस्से तक, यानी जो उत्तर दक्षिण तक पूरा और पूरा पश्चिम तक है, उसको वहां चिन्हित किया गया था। और जो लोग वहां बात करने आए थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी काम का नहीं है। वो पूरा का पूरा जमावड़ा कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, जो समझने सोचने वाले लोग जो पिछले 20-30 साल से एक ही जैसा सोच रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक ही तरह की घटनाएं बताते हैं, एक ही तरह के उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डिजाइन उन्हें सबसे पहले नजर आ जाता है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डिजाइन को देखते रहते हैं जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना लिया, क्योंकि उसको पता है कि 1947 की आजादी वाला भारत अब नहीं रहा। मुसलमान इस देश से बाहर जाने वाला नहीं है, जो मुसलमान है वो यहां का है और उतनी ही ताकत से खड़ा है। और जैसे सारे मुसलमानों को अब आप जब चिन्हित करते हैं तो ढेर सारे हिंदू भी ऐसे होंगे जो देश का मान हर वक्त नहीं बढ़ाते हैं। ये राजनीति पहुंच चुकी है, लेकिन विपक्ष की मुश्किल है कि उसको हमेशा उसी डिजाइन पर संदेह करना है। अब जैसे उदाहरण के लिए जो बल्लभगढ़ की घटना है उस पर इस्तीफा देना ज्यादा जरूरी है गृह मंत्री का और डीजीपी का, या 3 दिन के अंदर एक को छोड़कर सारे के सारे जो आरोपी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना ज्यादा जरूरी है? कौन सा जवाब इसका होना चाहिए, यह समझने की जरूरत है। दूसरी जो बात है कि जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो देश में ढेर सारी, आज भी अभी कल की शायद घटना है कि रायबरेली से एक घटना है कि सवर्णों को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वो तुरंत उसको कहते हैं कि यह खबर नहीं है। और विजय प्रताप जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मुझे तो जब मैं मीडिया में पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हैं इस तरह की बात करते हैं। कौन सा मीडिया चैनल है जो डरता है सरकार से और कहता है कि हम ये बहस नहीं करने जा रहे हैं? वो बेवजह का खाका उन्होंने खींच दिया कि आज चूंकि प्रधानमंत्री ने बोल दिया इसलिए आज सारे चैनल कर रहे हैं। चैनलों को उस दिन की सबसे बड़ी घटना पर बात करनी होती है और वो करते रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक चैनल को थोड़ा सा सरकार के पक्ष में करना हो, किसी की एक चैनल को विपक्ष में करना हो, लेकिन जो लोग बैठते हैं जिसको हम पैनलिस्ट कहते हैं या हम सारे लोग हैं जिसमें विजय प्रताप जी भी शामिल हैं, उनको कोई भी बात करने से कोई नहीं रोकता है। तो गौ रक्षा पर प्रधानमंत्री का बोलना वो खत्म होगा। नॉट इन माई कैंपेन में जो सिर्फ ऐसे मुसलमान खोजो जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के डिजाइन पर हमला करें, सरकार पर हमला हो सके, मोदी की सरकार गिरा दो। और तीसरी जो चीज कि मीडिया डरा हुआ है, और डरा हुआ है तो कल आपको मैं दिल्ली में था इसलिए मैं बता रहा हूं,
कोई भी ऐसा मीडिया कर्मी नहीं था जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित नहीं था, और वो सारे के सारे लोग कोई डरे नहीं दिख रहे थे। वो सब उसी तरह से खड़े थे जैसे किसी भी बड़ी घटना के विरोध में खड़े होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। हालांकि जब मैंने देखा कि सिर्फ डिजाइन की चर्चा हो रही है तो मैं 15-20 मिनट बाद वहां से निकला। हर सब मेरे पास समय कम है, बंद होगी इसका क्योंकि अब कार्यक्रम खत्म करना है। इसमें इस विवाद को हम अलग से भी चला सकते हैं और ये मीडिया पर विमर्श का समय नहीं है। शेष नारायण जी, जो हो रहा है इससे उबरने का कोई रास्ता दिख रहा है अलावा इसके कि सरकार एकदम कड़ी कार्रवाई करे? और वो कड़ी कार्रवाई होने के क्या लक्षण दिखेंगे जब हम मानेंगे कि हां सरकार अपना इकबाल कायम करने जा रही है? कड़ी कार्रवाई मैं नहीं कहूंगा आलोक जी। पहले तो आप अगर मुझे इजाजत दें तो ये जो मेरे ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि मैं अफवाह फैला रहा हूं, उस बात की मैं निंदा करता हूं। मैं अफवाह नहीं फैलाता, मैं ठोक के जो कहता हूं सच्ची बात कहता हूं। और गायों का पालना कम हो रहा है और ये बहुत बुरा होगा देश की इकोनॉमी के लिए। बहरहाल इनकी बात को गंभीरता से मैं नहीं लेता, इनकी इच्छा है जो चाहे कहें। जो गंभीर बात है वो ये है कि अभी बीजेपी का कोई है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी पार्टी का है, वो सब इश्यूज बहुत दूर हाँ, थोड़ा संक्षेप में खत्म। हमारा जो डर है वो ये है कि आज ये मामला, हाँ तो बहुत जल्दी मेरा डर यह है कि मामला एकदम सरकार के बाहर निकलता जा रहा है। गुंडई जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और ये आराम से पिछली बार जब मोदी जी ने भाषण किया उसके बाद भी ये चलता रहा। तो लेकिन जो वहां का मुख्यमंत्री है, बीजेपी शासित राज्यों का मुख्यमंत्री है, वो तो इन स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। आपने कभी कहा कि सरकार गौ हत्या को रोकने के लिए आज अगर एक मोदी, आप तो बस केवल हिंदुओं को बदनाम आज एक अगर आज मुख्यमंत्री को पकड़ के ये बाहर कर दे, अरे भाई इस आदमी को रोकिए। सब लोग आराम से मोदी जी अगर एक मुख्यमंत्री को पता लग जाए कि इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन होगी तो हम निकाले जाएंगे तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री को हटा, क्योंकि देखिए हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आने वाले कल में हमें डर जो है ये है कि वो कहीं हुकूमत के कंट्रोल के बाहर चले गए तब क्या होगा। जी, ये तो आपका जो डर है और इसका इलाज भी जो आपने बताया कि अगर इसका नतीजा इसी बात से पता चलेगा कि डिबेट में नहीं जाते। अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। इससे पहले हम वो दिखा दें कि जो सवाल हमने पूछा आज ट्विटर पर, उसका जवाब, क्या प्रधानमंत्री की नसीहत से गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा रुकेगी? सिर्फ 42% लोग मानते हैं कि हाँ वो रुकेगी, 58% लोग मानते हैं कि शायद वो नहीं रुकेगी। कार्यक्रम में अब खत्म करने का वक्त हो रहा है, लेकिन इस वक्त दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आ रही हैं, आपको सुना देता हूं। पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। और ये बात अभी फिलहाल सरकार पर लागू होती है। प्रधानमंत्री मोदी एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए या लोगों को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उनसे यह देश उम्मीद कर रहा है कि वो इस मामले में भी कुछ ऐसा करेंगे जो हंगामे की तरह लगेगा, और जिसके संकेत अभी शेष नारायण जी ने दिए कि वो ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इस तरह की घटनाएं रुक जाएं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जल्दी रोकी जाएंगी। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।